हेलो गाइज, हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में समांतर श्रेणी के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, कैसे उन फार्मूला का यूज होता है, उस पर कुछ हम लोगों ने उदाहरण भी देखे थे। आज हम लोग कक्षा 10 का एक्सरसाइज 5.1 प्रश्नावली 5.1 के सवालों को हल करेंगे। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को भली बात समझ में आएगा और आज के बाद से समांतर श्रेणी आसान भी लगने लगेगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उनको भी बताइए कि इस चैनल पे डेली बाय डेली आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाई जाती है। आइए आज हम लोग अपना सवाल देखते हैं। क्या है? पहला सवाल क्या करना है कि प्रत्येक को पहचानना है कि एपी में है या नहीं है। उसमें 3-4 सवाल हैं, 4 सवाल हैं। उसका पहला सवाल क्या है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8। प्रथम के लिए कितना है? प्रथम के लिए ₹15 है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। प्रथम के लिए कितना है? मतलब 1 किलोमीटर के लिए कितना है? ₹15 है। उसके बाद से और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। मतलब यदि 2 किलोमीटर चला तो अब 15 + 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 23। अब 3 किलोमीटर यदि चला तो क्या हो जाएगा? 15 + 8 कितना हो जाएगा? तो 31। अब मान लीजिए 4 किलोमीटर चला तो कितना हो जाएगा? और 8 जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 39। अब यहाँ पे हमारी जो सीरीज बन रही है, जो एपी बन रही है, मतलब जो नंबर आ रहे हैं, ये क्या क्या बन रहा है? तो ये हमारा बन रहा है 15, 23, 31, 39। अब इसी सीरीज को हमें पहचानना है कि ये हमारी एपी में है या नहीं है। इसमें ए का मान क्या है? ए का मान है 15। ए का मान क्या है? 15। अब डी का मान कैसे निकलता है? तो किन्हीं भी दो लगातार पदों को घटाने से। सर्वांतर कैसे निकलता है? तो दो पदों को लगातार, जो दो पद होते हैं उनका अंतर निकालते हैं। तो 23 में से 15 जाएगा 8। तो D1 का मान कितना आया? 8। D2 का मान 31 में से 23 जाएगा 8। तो D2 का मान भी आया 8। अब ये D3 का मान कितना आया? 39 में से 31 जाएगा 8। तो D3 का भी मान आया हमारा 8। इससे क्या प्रूफ होता है कि D1, D2, D3 सब बराबर है। D1 = D2 = D3। जब सर्वांतर बराबर होता है तो वह कोई भी सीरीज हो वह एपी में होती है। तो क्या लिखेंगे कि यह एपी में है, यह हमारी एपी में है। अब आइए हम लोग दूसरा सवाल हल कर लेते हैं। ये रहा हम लोगों का दूसरा सवाल। क्या है? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब देखिए, बेलन का आयतन लिख लेंगे सबसे पहले। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन मान लेते हैं कि क्या है? x³ मान लेते हैं। ऐसा कोई नंबर मानेंगे जो 4 से कटता है और किसी नंबर का क्यूब भी हो, तो 4 का क्यूब 64। तो ये मान लेंगे हम लोगों की 64 मान लेंगे। अब देखिए, इसमें जो पहला हो जाएगा, जो प्रथम हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 64। अब जो दूसरा है, दूसरा कैसे आएगा? तो देखिए क्या कर रहा है। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो 64 माइनस में 64 गुणे में 1/4, 4 से 64 घटेगा 16 बार में। तो 64 माइनस में 16 कितना हो जाएगा? 48। दूसरी बार कितना आया? 48। तीसरा बार अब निकालते हैं, तीसरा बार। तो ये तीसरी बार क्या होगा? 48 माइनस 48 गुणे में 1/4, 4 से 48 कितनी बार? 12 बार। तो ये क्या हो जाएगा? 48 माइनस 12 कितना आएगा? 36। ये 64 गुणे 1/4 क्यों कहे? क्यों? क्योंकि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, शेष हवा कितना है? 64 है। यहाँ पे शेष हवा कितनी है? 48 है। 48 का 1/4 निकालेगा तो 12। तो 48 माइनस 12 36। हमें 3 नंबर से ही हो जाएंगे। 3 नंबर पे करते हैं। हमारी यहाँ पे जो श्रेणी बन रही है वो क्या बन रही है? 64, 48, 36। यहाँ पे ए का मान क्या है? ए से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है? डी से। जब भी एपी में प्रूफ करना होता है तो डी से मतलब होता है। यहाँ पे इन दोनों का अंतर क्या है?
D1 इक्वल टू 16, D2 इक्वल टू कितना है, इन दोनों का अंतर 12। अब देखिए D1 D2 अलग अलग हो गया, यहाँ पे लिखेंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 के बराबर नहीं है तो यह AP में नहीं है, लिख देंगे यह AP में, यह AP में नहीं है। ये रहा हम लोगों का दूसरा सवाल। अब कर लेते हैं तीसरा। ये रहा हम लोगों का पहले का तीसरा। क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत ₹150 और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। मतलब पहला मीटर खुदाई करोगे तो ₹150 लगेगा, उसके बाद आप जितनी मीटर की खुदाई करवाते जाओगे उतने मीटर का 50-50 रुपए बढ़ता जाएगा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी बाकी जैसे क्वेश्चन हल किए तो वैसे ये भी हल हो जाएगा। इसमें लिखेंगे 1 मीटर का कितना है, पहले मीटर का ₹150, उसके बाद से दूसरे मीटर तक जाएंगे तो अब हो जाएगा 150 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा 200। अब 3 मीटर की खुदाई के बाद क्या कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 250 रुपए। अब आपको दिख रहा होगा कि बार बार जब 50 ही जोड़ा जा रहा है तो ये सर्वांतर समान ही है, सर्वांतर कितना है, 50 ही है। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये यहाँ पे सीरीज क्या बनेगी, 150, 200, 250 का मान डट डट डट। अब यहाँ पे D1 का मान क्या आएगा, D1 का मान इन दोनों का अंतर 50, D2 का मान क्या आएगा, 250 में से 200 जाएगा 50। अब D1 का मान 50, D2 का भी मान 50, तो यहाँ पे लिख देंगे D1 इक्वल टू D2, इसलिए यह AP में है, यह AP में है। अब हम लोग कर लेते हैं पहले का ही चौथा सवाल। देखिए हमारा चौथा सवाल क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसको हल करेंगे तो हमारा A का मान क्या है, A का मान जो दिया हुआ रहता है उसी को मान लेते हैं, 10,000। अब देखिए A1 है, A2 क्या होगा, तो 8% अब इस पे ब्याज लग जाएगा अगले साल। तो 10,000 का 8% कितना होगा, 10,000 का 8% होगा 800, 10,000 गुणे में 8/100, 00 से 00 कट गया, 8 गुणे 100 800, तो प्लस 800 कितना हो जाएगा, 10,800। अब देखिए A3 क्या होगा, तो ये जो है इस पे 8% ब्याज लगेगा, 10,800 का 8% कितना हो जाएगा, तो 8% हो जाएगा 816। ऐसे ही निकालेंगे 10,800 का, तो 108 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 816 नहीं 864, 864। तो ये कितना आएगा जोड़ने पर, 11,664 आएगा जोड़ने पर। अब देखिए ये एक सीरीज बन गई। अब इसमें लिख लेते हैं सीरीज कैसे बनेगी, 10,000, उसके बाद 10,800, उसके अगले साल क्या हो रहा है, 11,664, ये हो गया श्रेणी। अब इसमें D का मान निकालेंगे, इन दोनों का D1 कितना है 800, इन दोनों का अंतर कितना है D2, तो D2 अंतर है 864 का। अब देखिए D1 और D2 अलग अलग आए, तो जब D1 इक्वल टू D2 नहीं हो, D1 D2 बराबर नहीं हो तो AP में नहीं होता है, तो लिख देंगे यह AP में नहीं है। ये रहा हम लोगों का पहले का 4 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये रहा हम लोगों का दूसरा सवाल। दूसरे में क्या करना है, तो AP के प्रथम 4 पद, मतलब इसमें जो श्रेणी बनेगी उसमें 4 पद लिखने हैं। A का मान दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है। आपको हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ाया हुआ था समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप। आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, पिछले वाले वीडियो को, तभी जाके आज के लेक्चर को देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको इसके बेसिक मालूम होंगे तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। वैसे मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। आइए करते हैं। A का मान 10 है, D का मान 10 है, तो इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D।
3D तक ही जाएंगे क्योंकि 1 2 3 4 हो गए, 4 ही पद लिखने हैं। ए का मान क्या है 10, यहाँ पे ए का मान 10 प्लस 10, यहाँ पे ए का मान 10 प्लस डी का मान 10, यहाँ पे ए का मान 10 प्लस डी का मान 10। अब यहाँ पे हो जाएगा 10, ये 10 10 20, ये 10 प्लस 2 दहा में 20, इधर 10 प्लस 3 दहा में 30। अब देखिए ये हो जाएगा 10, ये 20, ये 20 10 30, ये 30 10 40। तो ये रहा हम लोगों का आंसर, ये रहे एपी के प्रथम 4 पद। अब इसी दूसरे का दूसरा कर लेते हैं। ये रहा हम लोगों का दूसरे का दूसरा, इसमें ए का मान -2 दिया है, डी का मान 0 दिया है। इसका भी व्यापक समीकरण लिखते हैं। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब यहाँ पे ए का मान -2, यहाँ पे -2 प्लस 0, यहाँ पे -2 प्लस 2 गुणे में 0, यहाँ पे -2 प्लस 3 गुणे में 0। अब देखिए -2, यहाँ पे -2 प्लस 0, -2, यहाँ पे -2, ये गुणा होगा तो 0, ये -2, ये भी गुणा होगा तो 0। तो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2। ये रहा हम लोगों का आंसर। ये एपी के प्रथम 4 पद हो गए, 1 2 3 4 पद। 4 पद सेम आए हैं, क्यों? क्योंकि डी का मान सर्वांतर 0 है। जब सर्वांतर 0 होता है तो प्रथम पद ही सभी पद होते हैं। जितने भी पद लिखने होंगे सभी पद एक समान होंगे जब सर्वांतर 0 होगा। अब इसी का हम लोग थर्ड कर लेते हैं। ये रहा हम लोगों का दूसरे का तीसरा। ए का मान 4 दिया है, डी का मान -3। इसमें भी सबसे पहले क्या काम करना है, व्यापक रूप लिख लेना है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए का मान 4, यहाँ पे 4 प्लस डी का मान -3, यहाँ पे 4 प्लस 2, डी का मान -3, यहाँ पे 4 प्लस 3, डी का मान -3। अब ये हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 3, यहाँ पे प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 2 3 6, तो 4 - 6, यहाँ पे 3 3 -9, तो 4 - 9। अब यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 6 में से 4 जाएगा -2, 9 में से 4 जाएगा -5। ये रहा हम लोगों का एपी का प्रथम 4 पद। 4 1 -2 -5 सभी पहले व्यापक रूप लिखना है, फिर उसमें ए का और डी का मान रख देना है, इससे हम लोगों का मान निकल जाएगा। अब दूसरे का चौथा कर लेते हैं। देखिए इसमें ए का मान -1 दिया हुआ है, डी का मान 1/2। कैसा भी हो आप लोगों का सबसे पहले व्यापक रूप लिखना है। तो व्यापक रूप हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए का मान क्या रखेंगे -1, यहाँ भी -1 प्लस डी का मान 1/2, यहाँ भी ए का मान -1 प्लस 2, डी का मान 1/2, यहाँ भी -1 प्लस 3, डी का मान 1/2। अब ये हो जाएगा -1 1/2, मतलब 1/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा -1/2। यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा। अब -1 प्लस 1 हो जाएगा, इधर -1 प्लस 3/2 हो जाएगा। अब देखिए ये आएगा -1, ये -1/2, ये आ जाएगा 0। अब ये क्या आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। ये रहा हम लोगों का एपी के प्रथम 4 पद। दूसरे के चौथे के लिए पहला -1, दूसरा -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। अब हम कर लेते हैं दूसरे का 5वां, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये रहा हम लोगों का दूसरे का 5वां। a = -1.25, d = -0.25। इसमें भी प्रथम 4 पद निकालने हैं। व्यापक रूप लिखते हैं। क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए का मान -1.25, यहाँ भी -1.25 और डी का मान प्लस -0.25। अब यहाँ पे ए का मान -1.25, तो लिख लेंगे -1.25 प्लस 2, डी का मान -0.25, यहाँ पे लिखेंगे -0.25।
अब फिर से a प्लस 3d, तो a का मान -1.25, तो -1.25 प्लस 3 और d का मान -0.25, तो लिख लेंगे -0.25 दिख रहा है। यहाँ पे ये वैसे ही लिख देंगे -1.25। ये देखिए माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, तो -1.25 और -0.25 हो जाएगा। अब ये 2 से गुणा होगा तो डबल हो जाएगा, तो -1.25 और ये प्लस माइनस माइनस और 2 से गुणा करेंगे तो 0.50 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, -1.25 माइनस 3 गुणे 25 75, तो 0.75 ये रहा। अब इसको हल कर देते हैं, तो -1.25। अब देखिए ये माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का है, 1.25 और 0.25 जुड़ेगा तो 1.50, यहाँ पे जुड़ेगा तो -1.75 और यहाँ पे जुड़ेगा तो -2.00। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1.25 -1.5 -1.75 -2। ये भी ये पद रहे हमारे 4। तीसरा सवाल में क्या बताना है, तो वहां पे श्रेणी दी हुई है, उसमें प्रथम पद और सर्वांतर हमें बताना है। हमारी श्रेणी क्या है, पहला तो पहला है 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3। इसमें a और d का मान बताना है। तो a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, हिंदी में इसे बोला जाता है प्रथम पद। प्रथम पद मतलब जो पहले लिखा हुआ है वही पद बता देना है। तो प्रथम पद क्या है, a = 3। अब सर्वांतर बताना है, तो सर्वांतर क्या होता है, 2 पदों का अंतर, किन्हीं भी 2 पदों, लगातार 2 पदों का अंतर। तो 1 में से 3 को घटा देंगे, 1 में से 3 जाएगा -2, तो सर्वांतर क्या हुआ, -2। अभी ऐसे ही इसी का दूसरा जो सवाल है, दूसरा हम लोग कर लेते हैं। इसी में दूसरा सवाल है हमारा -5 -1 3 7, -5 -1 3 और 7। अब इसमें देखिए, इसमें प्रथम पद क्या है, तो a का मान इसमें है -5। d का मान क्या है, तो d का मान कैसे निकलता है, दूसरे में से पहले वाले पद को घटाने से। तो -1 -5, तो कितना आ जाएगा, -1 + 5, तो कितना हो जाएगा, +5 में से -1 जाएगा तो 4। ये रहा हम लोगों का सर्वांतर। ये सर्वांतर, ये प्रथम पद, इसमें ये प्रथम पद और सर्वांतर, ये पहला और दूसरा हो गया। इसका तीसरा और चौथा सवाल हल कर लेते हैं। ये रहा हम लोगों का तीसरे का तीसरा। इसमें 1/3 5/3 9/3 13/3 ये हमारी श्रेणी दी हुई है। इसमें क्या बताना है, तो प्रथम पद और हमें सर्वांतर बताना है। तो प्रथम पद क्या होगा, a = 1/3, सर्वांतर क्या हो जाएगा, d इसमें से इस वाले पद को घटा देंगे, 5/3 -1/3 क्या होगा, जब हर बराबर होता है तो अंश घट जाता है। 5 में से 1 जाएगा 4, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा हमारा 4/3, सर्वांतर 4/3, प्रथम पद 1/3। ऐसे ही इसमें का पांचवा सवाल हम लोग हल कर लेते हैं। चौथा सवाल, देखिए जो चौथा सवाल है 0.6 1.7 2.8 3.9 ये श्रेणी दी हुई है। इसमें भी प्रथम पद और सर्वांतर बताना है। तो प्रथम पद क्या होगा, a = जो पहला पद होता है वही 0.6, d मतलब सर्वांतर हमें बताना है। तो सर्वांतर क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 1.7 -0.6, तो कितना आ जाएगा 1.1। सर्वांतर कितना आया 1.1, प्रथम पद क्या आया 0.6। ये हम लोग तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसी का हम लोग चौथा कर लेते हैं। देखिए ये रहा हम लोगों का चौथा सवाल। इसमें करना क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई इसमें पहचानना है कि कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। इसमें 14-15 सवाल है, सभी को हम लोग हल करेंगे। यदि कोई एपी है, यदि कोई श्रेणी एपी में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, उसका सर्वांतर बताना है, मतलब डी का मान बताना है। और उनके 3 और पद लिखे, जैसे 16 तक लिखा गया है तो 3 और हमें पद लिखने रहेंगे अपने आप तरफ से। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो सर्वांतर निकालते हैं। D1 = D2 = D3 होना चाहिए, मतलब उसका जो सर्वांतर होता है वो बराबर होने चाहिए। D1 का मान कैसे निकलेगा, 4 - 2, D2 का मान 8 - 4, D3 का मान 16 - 8,
4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 16 में से 8 जाएगा 8, ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है D1 D2 D3 तो यहाँ पे लिख देंगे कि AP में नहीं है, AP में नहीं, AP में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सर्वांतर बराबर नहीं है। अब हम लोग इसी का दूसरा कर लेते हैं। ये एक श्रेणी दी हुई है, इसे भी पहचानना कि AP में है या नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे? सर्वांतर के द्वारा D1 निकालेंगे, D1 मतलब 5/2 - 2 कितना होगा? 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा 1, तो 1/2। ऐसे D2 निकाल लेंगे। D2 कैसे? 3 माइनस में 5/2। अब 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा 1, तो 1/2। ऐसे D3 निकाल लेंगे। D3 7/2 माइनस में 3, तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा 1, तो 1/2। अब देखिए तीनों बराबर है, तो लिख देंगे D1 = D2 = D3। तो AP में है। जब AP में है, यदि कोई AP है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर क्या है हमारा? यही 1/2, तो D = 1/2। और इनके 3 और पद लिखिए। 3 और पद क्या हो जाएंगे? तो पहले पूरे पद को लिख लेते हैं। 2 5/2, 3 7/2। 7/2 में 1/2 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 में 1/2 जोड़ेंगे और तो क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। और इसमें 1/2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगी। तो हमारे द्वारा लिखे गए 3 पद क्या है? 4, 9/2 और 5। ये रहे उसके अगले 3 पद, और ये पद तो श्रेणी में दिए हुए ही थे। ये अगले 3 पद निकलते कैसे हैं? तो ये सब में D का मान जोड़ते जाएंगे। ये जो आएगा उसमें D का मान जोड़ देंगे, जो ये आएगा उसमें D का मान जोड़ देंगे, तो आपका मान निकल जाएगा। ये हम लोगों का दूसरा। अब करते हैं तीसरा। ये रहा हम लोगों का तीसरा। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। इसमें भी सर्वांतर निकालते हैं। तो कैसे? D1 = -3.2 -1.2। ये क्या हो जाएगा? -3.2 प्लस हो जाएगा 1.2, माइनस माइनस प्लस। अब -3.2 में से +1.2 हल करेंगे तो आएगा -2। ऐसे ही D2 निकाल लेते हैं। D2 कैसे निकलेगा? तो -5.2 में से -3.2 घटाएंगे तो क्या आएगा? -5.2, ये माइनस माइनस प्लस, तो +3.2 कितना आ जाएगा? ये भी -2। अब ऐसे D3 निकाल लेते हैं। D3 आप लोग निकालेंगे तो -7.2 माइनस में -5.2, ये क्या होगा? -7.2 माइनस माइनस प्लस, तो +5.2। यहाँ पे क्या मान आ जाएगा? -2। अब देखिए ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2, तो क्या हो जाएगा? D1 = D2 = D3, मतलब AP में है। जब AP में है तो क्या करना है? सर्वांतर बताना है। तो सर्वांतर यही मान हो जाते हैं। तो D = -2। अब इसके अगले 2 पद लिखने होते हैं, तो पहले पूरी सीरीज को लिख लेते हैं। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। अब इसके अगले 3 पद लिख लेते हैं। तो इसमें -2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -9.2। इसमें -2 जोड़ेंगे तो -11.2। इसमें -2 जोड़ेंगे तो -13.2। ये रहे हमारे 3 अगले पद। ये सवाल भी कंप्लीट हो गया तीसरा। अब कर लेते हैं इसी का चौथा। ये रहा चौथा। -10 -6 -2 और 2। इसमें भी चेक करना है, तो चेक करते हैं। D1 = -6 -10 माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 10 कितना हो जाएगा? 4। ऐसे D2 निकालेंगे तो D2 = -2 -6, तो क्या हो जाएगा? -2 और +6, तो कितना आ जाएगा? 4। ऐसे D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस में -2, मतलब चौथा माइनस तीसरा, 2 माइनस -2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो क्या हो जाएगा? D1 = D2 = D3, तो यह हमारा AP में है। जब AP में है तो सर्वांतर बताना रहा है, तो सर्वांतर का मान क्या हो जाएगा? 4। अब इसमें अगले 3 पद हमें लिखना है, तो क्या होगा? -10 -6 -2 और 2। अब इसके अगले 3 पद लिख देते हैं। 2 में 4 जोड़ेंगे तो
6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। ये रहे हमारे अगले 3 पद, 6, 10, 14। अब हम लोग कर लेते हैं पांचवा। ये रहा हम लोगों का पांचवा, 3, 3 प्लस कड़ी 2, 3 प्लस 2 कड़ी 2, 3 प्लस 3 कड़ी 2। इसमें भी डी का मान निकालते हैं तो d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस 3, 3 से 3 कट गया, कितना आंसर आया, कड़ी में 2। ऐसे d2 निकालेंगे तो 3 प्लस 2 कड़ी में 2 माइनस में 3 माइनस कड़ी 2। ये दोनों माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा होगा। चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 कड़ी 2 माइनस 3 माइनस कड़ी में 2। ये 3 से 3 कट गया, 2 कड़ी 2 में से कड़ी 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 नहीं सॉरी कड़ी 2 बचेगा। अब ऐसे d3 भी निकाल लेंगे, d3 निकालेंगे तो वहां पे ये माइनस ये 3 प्लस 3 कड़ी में 2 माइनस में 3 प्लस 2 कड़ी में 2। ये हो जाएगा 3 प्लस 3 कड़ी में 2 माइनस में 3 माइनस 2 कड़ी 2। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 कड़ी 2 में से 2 कड़ी 2 जाएगा तो कड़ी में 2 आएगा। d3 का मान कड़ी में 2 आएगा। ये 3 से 3 कट गया, 3 कड़ी 2 में से 2 कड़ी 2 जाएगा तो कड़ी में 2 आएगा। अब ये d1 का भी मान कड़ी 2, d2 का भी मान कड़ी 2, d3 का भी मान कड़ी 2। तो लिख देंगे d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3। इससे क्या होगा कि यह एपी में है, एपी में है। जब एपी में है तो इस सर्वांतर बताना रहा है तो डी का मान क्या है, कड़ी में 2। अब अगले 3 पद लिखने हैं तो अगले 3 पद पहले पूरी सीरीज को लिख लेते हैं, फिर अगले 3 पद भी लिख लेंगे। सीरीज क्या है, 3 प्लस कड़ी में 2, 3 प्लस 2 कड़ी में 2, उसके बाद 3 प्लस 3 कड़ी में 3। अब 3 कड़ी में सॉरी यहाँ तो 2 है, 3 कड़ी में 2। अब इसमें कड़ी 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 4 कड़ी में 2, 3 प्लस 4 कड़ी में 2। अब इसमें कड़ी 2 और जोड़ेंगे तो 3 प्लस 5 कड़ी में 2, और इसमें कड़ी 2 जोड़ेंगे तो 3 प्लस 6 कड़ी में 2। ये रहे हमारे अगले 3 पद। अगले 3 पद क्या है, 3 प्लस 4 कड़ी 2, 3 प्लस 5 कड़ी 2, 3 प्लस 6 कड़ी 2। ये हमारा 5वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब 6वां सवाल करते हैं। ये रहा हम लोगों का 6वां सवाल, 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम 2। अब इसमें भी जो सर्वांतर होता है उसको निकालते हैं और चेक करते हैं। d1 का मान 0.22 माइनस में 0.2 तो कितना आएगा मान, 0.02 आएगा। अब d2 करेंगे, 0.222 माइनस 0.22 तो इसमें कितना आएगा, 0.002 आएगा। अब देखिए d3 भी निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.4 टाइम 2 माइनस 0.3 टाइम 2। जब इसको घटाएंगे तो 0.002। अब देखिए d1 अलग है, d2 अलग है, d3 अलग है, तो यहाँ पे लिख देंगे d1 डज नॉट इक्वल टू d2 और डज नॉट इक्वल टू d3। जब ये बराबर नहीं है दोनों तो यहाँ पे लिख देंगे कि एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब कर लेते हैं हम लोग 7वां सवाल। ये रहा हम लोगों का 7वां सवाल, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। अब इसमें भी सर्वांतर निकालते हैं तो d1 इक्वल टू माइनस 4 माइनस 0 कितना आएगा, माइनस 4। d2 करेंगे तो माइनस 8 और माइनस माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 4 कितना आएगा, इसमें भी माइनस 4। अब d3 करेंगे तो d3 में माइनस 12 और माइनस 8 तो क्या हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 8 तो कितना आएगा, माइनस 4। अब देखिए ये तीनों बराबर है तो लिखेंगे d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3। इससे क्या होगा कि यह एपी में है, एपी में है। अब इसमें हमें सर्वांतर बताना होता है तो सर्वांतर d इक्वल टू कितना आएगा, d इक्वल टू माइनस 4 है। अब अगले 3 पद भी लिखने होते हैं तो अगले 3 पद लिख देते हैं, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। माइनस 12 में माइनस 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 16। माइनस 16 में माइनस 4 जोड़ेंगे तो माइनस 20 और माइनस 20 में माइनस 4 जोड़ेंगे तो माइनस 24। ये रहे हमारे अगले 3 पद। अब हम लोग कर लेते हैं इसी का 8वां। देखिए ये रहा हम लोगों का 8वां सवाल,
इसमें देखिए सारे पद एक ही जैसे हैं, तो देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह एपी में है। यदि आपने हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाके उस वीडियो को देख लेंगे। तो कहीं पर यदि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो सारी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। आइए आज हम लोग करते हैं अब 8वां सवाल। इसमें सर्वांतर निकालते हैं। d1 इक्वल टू तो क्या होगा -1/2 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा 0। d2 कितना आएगा -1/2 माइनस -1/2 -1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 0। देखिए इसमें सारे पद एक ही जैसे हैं तो हमेशा d का मान बराबर ही आएगा, तो लिख देंगे कि एपी में है, एपी में है। इसमें d का मान कितना हो जाएगा, d का मान 0, क्योंकि सबका अंतर 0 है। अब इसमें अगले 3 पद लिखने होते हैं, तो आइए पहले पूरी सीरीज लिख लेते हैं और अगले 3 पद भी लिख लेंगे। देखिए इतना तो दिया हुआ है, अगले 3 पद भी सेम यही होगा। तो -1/2 -1/2 ये रहे हमारे अगले 3 पद। अब इसी का हम लोग 9वां सवाल कर लेते हैं। हम लोग का 9वां सवाल है 1 3 9 27। अब इसे कर लेते हैं, तो सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर कैसे निकलता है, दूसरे में से पहले को, तो 3 में से 1 जाएगा 2। d2 निकालेंगे। d2 कैसे, 9 में से 3 घटाएंगे, 9 - 3 कितना आएगा 6। d3 निकालेंगे तो 27 - 9, इसमें कितना आएगा 18। अब देखिए d1 अलग है, d2 अलग है, d3 अलग है, तो लिख देंगे d1 डज नॉट इक्वल टू d2, d2 डज नॉट इक्वल टू d3। जब ऐसा हो गया तो यह लिख देंगे कि एपी में नहीं, एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो आगे इसको हल ही नहीं करना है। अब कर लेते हैं हम लोग 10वां। फिर हम लोगों का 10वां सवाल। देखिए आप लोग देख के भी समझ जा रहे होंगे कि कौन एपी में है या नहीं है, इतना प्रैक्टिस कर लिए तो, क्योंकि इन दोनों का भी अंतर ए, इन दोनों का भी अंतर ए, इन दोनों का भी अंतर ए। लेकिन फिर भी आपको बोर्ड में नंबर चाहिए तो लिखना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तब तो आप वहां पे टिक मार के काम कर लेंगे, लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो हल करना पड़ता है, क्योंकि हल करने पे ही, लाइनों पे ही नियम नंबर मिलते हैं। मैथ ऐसा होता है। आइए इसमें सर्वांतर निकालते हैं। d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a माइनस में a कितना आएगा a। d2 निकालेंगे तो 3a माइनस 2a कितना आएगा a। अब d3 निकालेंगे तो 4a माइनस में 3a कितना आएगा a। अब यहाँ तीनों बराबर है, d1 बराबर d2, d2 बराबर d3। जब तीनों बराबर है तो क्या लिखेंगे कि एपी में है, एपी में है, और डी का मान कितना आएगा ए। तो अगले 3 पद भी लिखने हैं, तो क्या होगा, पहले सीरीज लिख लेते हैं 2a 3a 4, ये तो सीरीज में दी हुई है। अब इसके आगे 3 पद लिखना है, तो ये हो जाएगा 5a 6a और 7a। ये रहा हम लोगों का अगले 3 पद। अब हम लोग कर लेते हैं 11 नंबर। ये रहा हम लोगों का 11 नंबर सवाल। a स्क्वायर a क्यू a 4। आप लोगों को देख के ही लग रहा होगा कि नहीं है, क्योंकि दोनों का अंतर कभी भी घटेगा ही नहीं एक से दूसरे में, तो इसलिए यह एपी में नहीं है। लेकिन हल कर लेते हैं। d1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में a, इतना ही रहेगा, घट नहीं पाएगा क्योंकि घात अलग अलग है। d2 क्या हो जाएगा a3 माइनस में a स्क्वायर। जब दो ही पद अलग अलग सर्वांतर मिल जाते हैं तो वहीं से हमारा काम हो जाएगा। लिख देंगे कि यह एपी में नहीं, यह एपी में नहीं है। अब हम लोग कर लेते हैं 12 नंबर सवाल। अब हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर सवाल, लेकिन इसे आप लोग थोड़ा सा ये हार्ड है, क्योंकि इसे आप लोग डायरेक्टली मत घटाइएगा, डायरेक्टली घटाएंगे तो घट ही नहीं पाएगा। इसको आप लोग करड़ी से जो बाहर निकलने लायक आएगा उसको निकाल लीजिएगा। ये करड़ी 2, करड़ी 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे में 2, करड़ी 18 को करड़ी 9 गुणे में 2, करड़ी 32 को करड़ी 16 गुणे में 2। ये रहा हम लोगों का। अब देखिए करड़ी 2 को करड़ी 2 लिख सकते हैं, इसको 2 करड़ी 2, इसको 3 करड़ी 2 और इसको 4 करड़ी 2 हो गया ये। अब देखिए अब इजी लग रहा होगा, अब देख के ही लग रहा होगा कि समांतर श्रेणी में है, तो निकाल लेते हैं। d1 इक्वल टू 2 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2 कितना आएगा करड़ी में 2। d2 निकालेंगे तो 3 करड़ी में 2
माइनस 2 करड़ी में 2 कितना आएगा, करड़ी में 2। अब D3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 करड़ी में 2 माइनस में 3 करड़ी में 2 कितना आएगा, ये भी करड़ी 2। सभी D1 D2 D3 बराबर आ रहे हैं तो लिख देंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। अब ये D1 D2 D3 जब बराबर हो गया तो इसे लिख लेंगे कि AP में है, AP में है। अब देखिए करड़ी 2 का अंतर है तो D इक्वल टू समांतर लिख लेंगे करड़ी 2। अब इसमें अगले 3 पद लिखने हैं तो अगले 3 पद ही लिखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह की कमी है इसलिए अगले 3 पद ही लिखते हैं। अब देखिए करड़ी 2 जोड़ देना है तो ये हो गया 4 करड़ी 2, इसमें करड़ी 2 जोड़ेंगे तो 5 करड़ी 2 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 6 करड़ी 2 और इसमें जोड़ेंगे तो 7 करड़ी 2। लेकिन ये देखिए ये नंबर अंदर में दिया हुआ है तो हम भी अंदर में ही देंगे, 5 अंदर में जाएगा तो 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा, करड़ी में 50। ये 6 अंदर जाएगा तो 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा। और ये अंदर जाएगा 7 तो 49, 49 दूनी 98, ये हो जाएगा हमारा आंसर। करड़ी में 50, करड़ी में 72, करड़ी में 98। ये रहा हम लोगों का चौथे का ही 13वां नंबर सवाल। क्या है, करड़ी 3, करड़ी 6, करड़ी 9, करड़ी 12। इसको भी चेक करना है एपी में है या नहीं है, तो इसको भी सबसे पहले करड़ी से बाहर कर लेंगे। देखिए जब करड़ी से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी 3, जो बाहर होने लायक रहेगा उसी को करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा तो 2 करड़ी में 3। देखिए ये देख के ही आप लोगों को लग रहा होगा कि एपी में नहीं है। अब इसे आइए हल कर लेते हैं। तो हल कैसे करेंगे, तो D1 इक्वल टू करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 3, ये घट ही नहीं पाएगा क्योंकि करड़ी में अलग अलग नंबर है। D2 इक्वल टू 3 माइनस करड़ी में 6। अब देखिए ये जब दोनों पद अलग अलग होते हैं तो यहीं पे हो जाएगा कि यह एपी में नहीं है। D1 इक्वल टू D2, ये डज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो यह एपी में नहीं है, लिख देंगे यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, लिख देंगे D1 D2 बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। क्योंकि कभी भी 2 का घट नहीं रहा, बिना करड़ी का होता तब तो हो जाता, लेकिन करड़ी में है इसलिए नहीं हो रहा है। अब हम लोग कर लेते हैं इसी का 14 नंबर सवाल। देखिए 14 नंबर हमारा सवाल क्या है, 2 और सवाल बचे हैं, 14 नंबर 15 नंबर, उसके बाद से आज की लेक्चर खत्म हो जाएगी और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। 14 नंबर हमारा सवाल है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब इसे हल करते हैं, इसमें D1 D2 का मान निकालते हैं। D1 का मान क्या हो जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8। D2 का मान क्या हो जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ गया 16। अब ये देखिए दोनों अलग अलग हैं तो लिख देंगे D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह एपी में नहीं है, लिख देंगे यह एपी में नहीं है। ये भी हो गया 14 नंबर भी सवाल, 14 नंबर सवाल भी हो गया कि यह एपी में नहीं। अब हम लोग इसी का 15 नंबर और आज का लास्ट सवाल हल कर लेते हैं। देखिए 15 नंबर, एक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और हमारा 73। ये रहे 15 नंबर सवाल। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 वैसे ही लिख लेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, D1 का मान निकालेंगे तो D1 का मान कैसे निकलेगा, 25 माइनस 1 कितना आएगा 24। D2 कैसे निकलेगा तो 49 माइनस में 25 कितना आएगा 24। D3 निकाल देंगे तो D3 भी 73 माइनस में 49, ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा 24। तो क्या होगा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। D1 D2 D3 ये तीनों बराबर हैं। जब ये तीनों बराबर हैं तो क्या लिखेंगे कि यह एपी में है, यह एपी में है। यह जब एपी में है तो सर्वांतर क्या हो जाएगा D इक्वल टू 24। और इसके अगले पद क्या होंगे, वाले जो दिए हुए उसको लिख लेते हैं। 1 24 49, 24 नहीं 25 है ना, 1 25 49
73। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद हमारा होगा 24, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 3 7 7 2 9 97 हो जाएगा। फिर से 97 में 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। आप लोग यदि स्क्वायर में लिखा है तो स्क्वायर के भी लिख लीजिएगा, 7 का स्क्वायर, फिर से 73, फिर से 97, फिर से 11 का स्क्वायर और आगे डॉट डॉट डॉट। ये रहे हमारे अगले 3 पद लिखने थे ना। तो 121 में 24 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 में 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 145 और यहाँ भी 145। अब इसके आगे डॉट 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 हो जाएगा। हमारे अगले 3 पद कौन कौन से हैं, तो 97 और 121 और 145। ये रहा हम लोगों का चौथे का 15वां सवाल और आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीटली रूप से हल खत्म होता है। अब इसमें सवाल नहीं बचे हुए हैं। हम लोग अगले दिन 5.2 के जो उसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे और उसमें जो उदाहरण दिए हुए हैं एनसीईआरटी में उसको हल कराएंगे। बाकी धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।